नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे सेशन में जिसमें हम बात करने वाले हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी है। और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन 2023 एडिशन, जिस पर 16,500 प्लस लिखा हुआ है, से लिया है। पिछले सेशंस में हम 45 सेंटेंसेस पर बात कर चुके हैं। इस वीडियो की शुरुआत 46वें सेंटेंस से करेंगे। अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो आप अपने हिसाब से सीक्वेंस को मैच कर लें। देखिए, इस सेशन को शुरू करने से पहले मैंने पिछले सेशन में आपको कुछ ऐसी वर्ब्स के बारे में बताया था जिनकी दो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैं। जैसे मैंने बताया था गेट। गेट एक ऐसी वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म गोट हो जाएगी और थर्ड फॉर्म भी गोट हो जाएगी, लेकिन ये जो थर्ड फॉर्म होगी ये मेन वर्ब की तरह काम करने वाली होगी। इसकी एक और थर्ड फॉर्म हो जाती है गोटन, जो कि ये इस थर्ड फॉर्म ही कहलाती है, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम करती है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि कुछ ऐसी वर्ब्स के बारे में मैंने आपको पिछले सेशन में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के पिछले ही सेशन में आपको कुछ ऐसी वर्ब्स के बारे में बताया था जो दो थर्ड की फॉर्म लेकर चलती हैं, एक मेन वर्ब के लिए और एक एडजेक्टिव के लिए। उसी इन्हीं वर्ब्स के साथ मैंने एक और वर्ब बताई थी आपको, मेल्ट। यहाँ पर जो है जल्दबाजी में मैंने इसकी जो सेकंड फॉर्म है, जो कि मेल्टेड होनी चाहिए थी, थर्ड फॉर्म भी मेल्टेड, और एडजेक्टिव की तरह यूज़ होने वाली थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी मोल्टन। ठीक है, यहाँ पर मैंने मोल्ट और मोल्ट लिखवा दिया था आपको। ह्यूमन मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है। बाद में मुझे समझ में आया कि मोल्ट एक दूसरी वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू शेड फेदर्स, टू शेड फेदर्स, हेयर्स, और हेयर्स नहीं, हेयर ही लिखो, अनकाउंटेबल है, और स्किन, फॉर न्यू ग्रोथ। जो एनिमल्स होते हैं या कोई भी पर्सन भी हो सकता है, उनके बालों को या उनकी स्किन को सेड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ताकि नई ग्रोथ हो चुके, नई प्रोग्रेस हो चुके। तो ये मोल्ट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो मोल्टेड होती है। ठीक है, ये एक अलग वर्ब है बच्चा। और मेल्ट की सेकंड फॉर्म मेल्टेड और थर्ड फॉर्म भी मेल्टेड होती है। मोल्टन इसका एडजेक्टिव यानी कि पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज़ कर लेते हैं। ह्यूमन एरर है, जल्दबाजी में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। चलिए आज के सेशन पर बात कर लेते हैं। ये 46वां सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, किरण पब्लिकेशन 2023 एडिशन का। अप्रोच हमारी पता है आपको कि किस तरह से हम सेंटेंसेस को हैंडल करते हैं। देखिए, ये आपके सामने प्रोनाउन लिखा हुआ है जो कि यहाँ इस सिचुएशन में सब्जेक्ट ही है और सब्जेक्टिव केस में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। साइटेड यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब जो साइट है उसका जो मीनिंग है वो है टू मेंशन समथिंग, to mention something as a reason। ठीक है, तो यहां पर तो ये बिल्कुल मीनिंगफुल है सेंटेंस में। देखिए, ही साइटेड ए नंबर ऑफ रीजंस फॉर हिज अब्सेंस। साइटेड ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑफ प्रीपोजिशन ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया रीजंस, फिर एक और प्रीपोजिशन आ गई, इस प्रीपोजिशन ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया हिज अब्सेंस। ठीक है, अब्सेंस हो गया नाउन और हिज हो गया डिटर्मिनर। ये पूरी नाउन फ्रेज फोर प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट हो गई। तो ये तो नो इम्प्रूवमेंट है। साइट का मतलब है टू मेंशन समथिंग एज ए रीजन, तो उसने ही साइटेड अ नंबर ऑफ रीजंस फॉर हिज अब्सेंस। अब्सेंस के लिए उसने बहुत सारे रीजंस को मेंशन कर दिया। ठीक है, बाकी वर्ब पे भी ध्यान दे लेते हैं, कहीं ना कहीं ये भी पूछी जा सकती है। साइट जो है, ये जो वर्ड है साइट, दूसरे पेज पर चल लेते हैं, यहाँ पर जगह कम है। साइट जो वर्ड है SITE, ये नाउन भी हो जाता है और वर्ब भी हो जाता है। जब ये नाउन रहता है तो इसका मतलब है अ प्लेस वेयर समथिंग एग्जिस्ट, हैपन और बिल्ड। ठीक है, बिल्ट लिखिए आप, थर्ड फॉर्म। जब ये नाउन हो और जब ये वर्ब हो, तो जब ये वर्ब होगी तो इसका मतलब होगा टू एग्जिस्ट एट सम स्पेसिफिक प्लेस, या टू बिल्ड समथिंग एट सम स्पेसिफिक प्लेस।
ये साइट का मीनिंग हो जाता है। दूसरी वर्ब क्या आती है हमारे साथ सामने, रिसाइट। ठीक है, रिसाइट के बारे में भी देख लेते हैं। रिसाइट का मतलब होता है, रिसाइट का जो मीनिंग है उस पर अगर ध्यान दें तो रिसाइट एक वर्ब है और इसका मतलब है टू से समथिंग अलाउड फ्रॉम अ पीस ऑफ राइटिंग। ठीक है, टू से समथिंग अलाउड फ्रॉम ए पीस ऑफ राइटिंग विच, ये विच जो है समथिंग के लिए यूज हो रहा है, ये यहीं पे लिख देता हूं, विच इज इन योर मेमोरी। मतलब कि कुछ ऐसा अपनी याददाश्त से निकालकर, अपनी मेमोरी से निकालकर कुछ ऐसा कहना जो कहीं किसी पीस ऑफ राइटिंग में लिखा हुआ हो। ठीक है, कहीं हमने पढ़ा हो, हमारे दिमाग में हो, तो अब उसको रिसाइट करना, उसको कहना, ये रिसाइट का मीनिंग होता है। बाकी एक वर्ब थी साइटेड, इसको भी देख लेते हैं, ये भी सही वर्ड है, SIGHT। ये जो साइट है ये नाउन हो जाता है, और जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू सी। जैसे हम लिख देते हैं आई शाइट। ठीक है, कंपाउंड नाउन बना दिया हमने। और साइट वर्ब भी होती है, जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है टू सडनली सी समथिंग और समवन। ठीक है, किसी को अचानक से देख लेना, ये साइट का मीनिंग हो जाता है। तो बाकी तीन वर्ब्स तो मीनिंगफुल थी नहीं, जो मीनिंगफुल थी वो हो गई, और आंसर हो गया इसका नो इम्प्रूवमेंट। ये आपका 46 हो गया। अगर आपको इन वर्ब्स के मीनिंग पता है तो ही आप इसको कर पाते। मीनिंग बेस्ड, वोकैब बेस्ड सेंटेंस आपको दिया हुआ था। ये 47 आपके सामने लिखा हुआ है, ही रिसीव्ड मैनी प्रेजेस फॉर हिज लेटेस्ट इन्वेंशन। ठीक है, देख लेते हैं। ये यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है एक प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट है, रिसीव्ड मेन वर्ब है, और मेन वर्ब आपकी एक्शन नेचर की है, और एक्शन नेचर की वर्ब में भी ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है जिसको अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर कोई नाउन होना है, कंटेक्स्ट ऐसा है। ठीक है, अब देखिए जो मैनी लगा हुआ है ये एक डिटर्मिनर है, और ये डिटर्मिनर हम यूज करते हैं जब हम किसी नाउन के लार्ज नंबर को रिफर करते हैं। जब हम किसी नाउन के लार्ज नंबर को रिफर करते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ समथिंग या सम पीपल, तब हम मैनी डिटर्मिनर को यूज करते हैं। जब हम चूंकि लार्ज नंबर को रिफर कर रहे हैं, नंबर को रिफर कर रहे हैं, तो इसीलिए ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होने वाला डिटर्मिनर है। और काउंटेबल नाउन में भी चूंकि लार्ज नंबर को रिफर कर रहा है तो वो निश्चित तौर पर ही मोर देन वन तो होगा। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, यहां पर लिख देता हूं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होने वाला डिटर्मिनर है। मैनी को देख के इतनी बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन ये जो प्रेज यहां पर लिखा हुआ है, इस प्रेज का मीनिंग अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, ना जानते हो तो मैं बता देता हूं। ये जो प्रेज है इसके भी दो मीनिंग संभव है, दोनों एक जैसे हैं, या मीनिंग एक है, फंक्शन दो हैं, कुछ भी समझ लीजिए। ये जो प्रेज वर्ड है ये वर्ब भी हो जाता है और नाउन भी हो जाता है। जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमायरेशन। किसी ने कुछ किया है तो उसको अप्रूव करना, उसको लिए अप्रूवल एक्सप्रेस करना किसी भी तरीके से, कुछ कहकर, क्लैपिंग करके, कुछ भी करके एडमायरेशन को एक्सप्रेस करना, इस मीनिंग में ये वर्ब हो जाता है। इसी मीनिंग में ये नाउन हो जाता है, फंक्शन चेंज हुआ है, मीनिंग नहीं। जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है द एक्सप्रेशन या द एक्शन ऑफ एक्सप्रेसिंग, द एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और एडमायरेशन। ठीक है, ये इसके मीनिंग हो जाता है। तो अब इस सेंटेंस में इसको, प्रेस को वर्ब की तरह लिया जाना चाहिए, नाउन की तरह लिया जाना चाहिए। देखिए वर्ब तो एक आ चुकी है, आपकी मेन वर्ब बन चुकी है, ही सब्जेक्ट के लिए वो मेन वर्ब आ गई। तो यहाँ पर तो इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो निश्चित तौर पर ही हमें एक नाउन चाहिए। और जब ये नाउन होता है तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये अनकाउंटेबल नेचर का होता है। प्रेज क्या है, एक तरह का एक्सप्रेशन है,
ठीक है, तो ये जो है अनकाउंटेबल नेचर का नाउन है। अनकाउंटेबल नेचर का नाउन है तो इसको मैनी के साथ तो लिखा नहीं जा सकता। पहली चीज तो ये कि एक जो डिटर्मिनर हमने लगाया है वो ऐसा लगाया है जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, जिसका कोई नंबर हो। प्रेज का कोई नंबर नहीं हो सकता, काउंट नहीं किया जा सकता उसको, ठीक है, वो एक तरह का फीलिंग का एक्सप्रेशन है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैनी को इसके साथ नहीं होना चाहिए। एक चीज तो आप ये पकड़ो, और दूसरी चीज ये कि प्रेज को प्लूरल में लिखा गया है। अनकाउंटेबल नाउन है तो प्लूरल में तो आना ही नहीं चाहिए था, सिंगुलर में आना चाहिए था, प्रेज होना चाहिए था। तो सेंटेंस तो आप अगर इतनी बात पकड़ गए कि प्रेज अनकाउंटेबल नाउन है और हमने प्रेजेस कर दिया, तो क्वेश्चन तो आपका यहीं से हो गया, क्योंकि इस ऑप्शन में भी प्रेजेस लिखा हुआ है, यहाँ पर भी प्रेजेस लिखा हुआ है और यहाँ पर भी प्रेजेस लिखा हुआ है, मतलब नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं। तो क्वेश्चन तो आप यहीं से इतना ही समझ गए कि ये अनकाउंटेबल नाउन है और प्रेजेस नहीं हो सकता, इतना समझ के ही आपने क्वेश्चन को सही कर दिया। आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके अलावा ये तो आप एग्जाम में करेंगे कि आपने देखा ये अनकाउंटेबल नाउन है, फिर उसके बाद ऑप्शन देखे और फटाक से दूसरा लगा के आगे चले गए टाइम बचाने के लिए। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान, लर्निंग के दौरान इस सेंटेंस में या इन ऑप्शंस में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको समझना है, जो आपको जानना है। ग्रेट मैनी क्या है, टू मच क्या है, ठीक है। चलिए इसमें डिटेल पर बात कर लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले ऑप्शन में भी प्रेजेस लगाया गया है, तो गलत तो है ही। लेकिन ये ग्रेट मैनी है क्या? और ये जो दूसरे ऑप्शन में आपने मच लगाया है, मच का मतलब क्या है? मच को कहां यूज करते हैं? टू मच को कहां यूज करते हैं? और कुछ और लिखा होता तो क्या हो जाता? मच प्रेस क्यों सही हो गया, टू मच प्रेस सही क्यों नहीं हुआ? चलो ठीक है, प्रेजेस लिखा हुआ था इसलिए गलत हो गया। लेकिन अगर किसी ऑप्शन में आपको लिख दिया था टू मच प्रेज, तो अब आपको कंफ्यूज करने का स्कोप इंक्रीज कर दिया एग्जामिनर ने। टू मच प्रेज भी गलत होता, भाई ठीक है, प्रेज अनकाउंटेबल है, आपने सिंगुलर में यूज किया, मच डिटर्मिनर हो सकता है उसके लिए, लेकिन ये भी गलत हो जाता। तो इस पर बात करने के लिए जरा 5-10 मिनट मेरी बातों को सुनिए। देखिए पहले मच के बारे में बता देता हूं आपको। जो ऑप्शन आपने सही किया है ये दूसरा ऑप्शन, इसी के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। ये जो मच है ये डिटर्मिनर भी हो जाता है, प्रोनाउन भी हो जाता है और एडवर्ब भी हो जाता है। और ये हम तब यूज करते हैं जब हम किसी भी यूनिट के लार्ज अमाउंट को रिफर करते हैं या लार्ज डिग्री को रिफर करते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं लार्ज अमाउंट, क्वांटिटी और डिग्री को रिफर करने के लिए, डिग्री को रिफर करने के लिए, ठीक है। डिटर्मिनर भी हो जाता है, प्रोनाउन भी। जब डिटर्मिनर होता है तो ये जो मच है, जब डिटर्मिनर के फंक्शन में होगा तो निश्चित तौर पर ही नाउन के लिए यूज होगा। अब लेकिन ये नाउन ऐसा नहीं होना चाहिए जो काउंटेबल हो, क्योंकि काउंटेबल के साथ तो मैंने आपको बताया मैनी यूज करते हैं, वो नंबर को रिफर करता है। मच क्वांटिटी को रिफर करता है, क्वांटिटी भी ऐसी जो नंबर में ना हो, ठीक है। तो मच ये जब डिटर्मिनर होगा नाउन के साथ यूज होगा। ये जो नाउन होना चाहिए अनकाउंटेबल नेचर का होना चाहिए। अनकाउंटेबल नेचर के नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं? मच यूज करते हैं जब वो डिटर्मिनर होता है। जब ये प्रोनाउन होगा मच, तो नाउन तो इसके साथ आने से रहा क्योंकि प्रोनाउन है, तो अब ये नाउन के लिए यूज होगा, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए यहां लिख दो अनकाउंटेबल नाउन के साथ, डिफरेंस है। और जब ये एडवर्ब होता है तब ये क्या रिफर करता है? लार्ज डिग्री को। जब एडवर्ब होगा तो आपको पता है एडवर्ब के फंक्शन क्या है, वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आते हैं। इतनी बात हो गई मच के बारे में। हमने यहाँ पर यही नोटिस किया, ये जो प्रेज लगा हुआ था, प्रेज एक अनकाउंटेबल नाउन था और मच उसके लिए हमने डिटर्मिनर बना दिया लार्ज अमाउंट को दिखाने के लिए, इसलिए हमारा वो सही हो गया। लेकिन इस ऑप्शन के बारे में क्या ख्याल है आपका? ग्रेट मैनी क्या लिखा हुआ है? देखिए मैं आपको बता देता हूं कि पहली बात तो ग्रेट मैनी जैसा कुछ होता नहीं है। ग्रेट मैनी जैसा कुछ होता नहीं है। जो फ्रेज होती है वो होती है अ ग्रेट मैनी या फिर अ गुड मैनी, और ये जो फ्रेज होती है
ये डिटर्मिनर फ्रेज होती है। डिटर्मिनर फ्रेज होती है तो नाउन के साथ यूज होगी। अब ये जो नाउन है ना, ये भी काउंटेबल नेचर का ही होना चाहिए, क्योंकि क्या लिखा हुआ है इस फ्रेज में, मैनी लिखा हुआ है। काउंटेबल नेचर का ही होना चाहिए और प्लूरल होना चाहिए। और ये भी लार्ज नंबर को रिफर करता है, लेकिन मैनी से ज़्यादा लार्ज। ठीक है, मैं बता दूं, अ मोर या अ लार्ज नंबर को ही रिफर करता है, लेकिन मैनी से ज़्यादा लार्ज होगा। जिस सिचुएशन में मैनी को यूज़ करते हैं उससे भी ज़्यादा लार्ज नंबर को रिफर करना है तो ग्रेट मैनी, गुड मैनी को लगा दिया जाता है। थोड़े से इडियोमैटिक फ्रेजेस हैं, अ लार्ज नंबर को रिफर करते हैं तब। ठीक है, रिफर करते हैं तब। तो ये तो कहीं से कहीं तक होना ही नहीं था। पहली बात तो मैनी ही नहीं आना था, दूसरी बात यहाँ पर ये जो था अनकाउंटेबल था, तो ये तो कहीं से कहीं तक होना ही नहीं था। बस हमने ग्रेट मैनी को और गुड मैनी को जान लिया कि कहीं पर अगर काउंटेबल नाउन है तो हम ग्रेट मैनी को, गुड मैनी को यूज़ कर सकते हैं। एक और हमारा ऑप्शन क्या था, टू मच प्रेजेस। ठीक है, प्रेजेस, ये ऑप्शन हमने इसलिए गलत किया था शुरू में ही, क्योंकि हमें पता था प्रेज अनकाउंटेबल नेचर का है तो ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन अगर एग्जामिनर आपके सामने टू मच प्रेज लिख देता एक और ऑप्शन में तो फिर कंफ्यूज होने के चांसेस थे। तो चलिए बात कर लेते हैं टू मच प्रेज पर। क्या है ये टू मच? ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो मच है ये डिटर्मिनर भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, अब डिटर्मिनर भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। तो एक सिचुएशन तो आपकी ये हो गई कि ये जो मच है इसको आप डिटर्मिनर कंसीडर कर लो, और ये जो टू है इसको आप एडवर्ब कंसीडर कर लो, और ये टू आया है इस मच के लिए। डिटर्मिनर जो होते हैं वो एडजेक्टिव के सिमिलर फंक्शन में होते हैं, तो जब एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है तो डिटर्मिनर को भी मॉडिफाई कर सकता है। और मच को तो कई ग्रामेरियन एडजेक्टिव भी कह देते हैं, और वो गलत नहीं कहते हैं, उसका फंक्शन इसी तरह का होता है। एडवर्ब ने इस डिटर्मिनर को, मच को, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया। लेकिन चूंकि ये डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, तो ये टू मच आपको नाउन के साथ लगा मिलेगा। अगर आपको टू मच कहीं पर भी नाउन के साथ लिखा हुआ मिल जाए तो आप टू मच को कहेंगे डिटर्मिनर। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे इसका मैं कैसे इसका सेंटेंस में यूज करता हूं। जैसे मैंने लिखा सी हैज टू मच एटीट्यूड, मैंने लिखा सी हैज टू मच एटीट्यूड। हैज यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब हो गई और उसका ऑब्जेक्ट हो गया टू मच एटीट्यूड, पूरी की पूरी फ्रेज, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, पूरी की पूरी नाउन फ्रेज। ठीक है, एटीट्यूड नाउन है, मच लग गया इस नाउन के लिए डिटर्मिनर, और टू मच को एम्फेसाइज करने के लिए लगाया गया है एक एडवर्ब। और इस सिचुएशन में जब टू मच इस नाउन के लिए डिटर्मिनर बनता है, जैसे कि सेंटेंस में मैंने आपको बनाकर दिखाया है, इसका मतलब होता है ये रिफर करता है मोर देन नेसेसरी, मोर देन नेसेसरी को, या मोर देन डिजायरेबल। ठीक है, डिजायरेबल, जितना डिजायरेबल एटीट्यूड होना चाहिए एक पर्सन में, या जितने नेसेसरी एटीट्यूड की जरूरत होती है एक पर्सन में, उससे भी ज्यादा एटीट्यूड उस लड़की में है। ठीक है, तो इस तरह के मीनिंग को रिफर करता है टू मच जब डिटर्मिनर हो जाता है किसी नाउन के लिए। मोर देन डिजायरेबल यानी कि अगर एटीट्यूड है तो सही बात है, लेकिन टू मच एटीट्यूड है, मोर देन डिजायरेबल, मोर देन नेसेसरी है। ये हो गया कि टू मच में जब आपने मच को डिटर्मिनर कंसीडर किया, लेकिन मच तो एडवर्ब के फंक्शन में भी आ जाता है। टू मच अगर आपने लिखा तो मच एडवर्ब भी हो सकता है, और टू ये एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आ गया। भाई एडवर्ब तो एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं एम्फसाइज करने के लिए। इस सिचुएशन में भी इसका मीनिंग तो वही होता है जो अभी मैंने पहले वाले टू मच का बताया था, वही फ्रेज लिखी हुई है, बस इसका फंक्शन चेंज हो गया। अब ये क्या हो गया, एडवर्ब, और मीनिंग वही है, मोर देन नेसेसरी और डिजायरेबल। ठीक है, लेकिन अब जो है ये किसी नाउन को मॉडिफाई ना करके, जो कि डिटर्मिनर था तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा था, अब ये एडवर्ब के फंक्शन में आ गया। अब ये एडवर्ब के फंक्शन में आ गया तो एडवर्ब की तरह काम करेगा। एडवर्ब के फंक्शन आपको पता है क्या होते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा, सी टॉक्स टू मच,
तो अभी भी ये मोर देन नेसेसरी को या मोर देन डिजायरेबल को ही रिफर कर रहा है। टॉक्स यहां पर मेन वर्ब हो गई। इस मेन वर्ब की डिग्री को एम्फेसाइज करने के लिए हमने लगाया मच एडवर्ब की तरह से, और ये जो टू है ये एक दूसरा एडवर्ब हो गया इसको एम्फेसाइज करने के लिए। ठीक है, शी टॉक्स टू मच, जितनी बात करनी चाहिए एक नॉर्मल पर्सन को उससे ज़्यादा, उस डिज़ायरेबल डिग्री से ज़्यादा वो बात करती है, उस डिज़ायरेबल अमाउंट से ज़्यादा वो बात करती है। अब इस सिचुएशन में टू मच क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। इतनी बेसिक बात समझिए। अच्छा, कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर आपने बताया था कि प्रोनाउन भी तो हो सकता है, मच के बारे में जब मैंने बताया था कहाँ है कि मच प्रोनाउन भी तो हो सकता है, तो टू मच क्या प्रोनाउन के फंक्शन में आ सकता है? बच्चा नहीं आ सकता, क्योंकि मच को आप प्रोनाउन मान लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टू तो एडवर्ब ही है। एडवर्ब प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करते, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए आते हैं, और वो भी एट्रीब्यूटिव का केस हो तो फिर ये नाउन को ही मॉडिफाई कर पाते हैं। ठीक है, आपने ऐसे नहीं लिखा हो देखा होगा कहीं ब्यूटीफुल शी, ये सही नहीं है। आप इस तरह से लिखा हुआ देखते होंगे ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो ये तो एडवर्ब है, ये तो वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को ही मॉडिफाई करेगा। इतनी बात तो समझ में आती है टू मच के बारे में। लेकिन एक सिचुएशन और है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। देखिए, टू मच को मैंने क्या बताया यहां पर, टू मच डिटर्मिनर हो गया, किसी नाउन से पहले लगेगा, जैसे मैंने ये सेंटेंस में बताया। मीनिंग भी आपको बता दिया, मोर देन नेसेसरी या डिजायरेबल। टू मच एडवर्ब भी हो सकता है। देखिए, मैंने वर्ब को मॉडिफाई करके दिखाया है और सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन एक सेंटेंस मैंने ऐसे लिखा, मैंने लिखा सी इज टू मच टॉकेटिव। ठीक है, इज यहां पर मेन वर्ब हो गई, लिंकिंग नेचर की मेन वर्ब है, तो लिंकिंग नेचर की वर्ब है तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होगा, और कॉम्प्लीमेंट कोई एडजेक्टिव ही होगा। ये लिखा है वो एडजेक्टिव, शी को कॉम्प्लीमेंट दिया गया है टोकेटिव एडजेक्टिव के द्वारा, लिंकिंग वर्ब ने उस कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक कर दिया। अब चूंकि ये एडजेक्टिव है तो ये टू मच जो हमने लगाई थी, अभी क्या हो रही थी, एडवर्ब फ्रेज हो रही थी। ये जो मच है एडवर्ब हो गया इस टोकेटिव को मॉडिफाई करने के लिए, और टू फिर से एक एडवर्ब लग गया इसको। सिंटैक्टिकली तो ये सही है, लेकिन कुछ ग्रामरियन इसको बेस्ट वर्जन या एप्रोप्रिएट वर्जन नहीं मानते हैं। उनका ये मानना है कि ये जो मच है जब ये एडवर्ब होता है, मैं लिखवा देता हूं, मच जब एडवर्ब होता है, अच्छा कई डिक्शनरी में, कई गूगल पेजेस पर आप देखोगे तो इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा टू मच एडजेक्टिव से पहले। लेकिन जो ग्रामेरियन है, जो कुछ ग्रामेरियन है, वो ये कहते हैं कि जब मच एडवर्ब होता है तो वो वर्ब या एडवर्ब को मॉडिफाई करते हुए अच्छा लगता है, वर्ब या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, या जब हम मच को एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो हम प्रीफर करते हैं कि उसको वर्ब या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाए। ठीक है, जब मच एडवर्ब होता है तो वर्ब या एडवर्ब को मॉडिफाई करना प्रीफर करता है कहीं और। अगर वो किसी एडजेक्टिव को, देखिए मैंने क्या लिखा, एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है, वर्ब को भी मॉडिफाई कर देगा, एडवर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी। लेकिन मच एक ऐसा एडवर्ब है, उसे हम वर्ब या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए प्रीफर करते हैं। किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हम मच को प्रीफर नहीं करते। किसी एडजेक्टिव को अगर मॉडिफाई करना है तो हम वेरी लगा देते हैं। ये जो वेरी है ये भी एडवर्ब है जिसका फंक्शन और मीनिंग लगभग मच के सिमिलर होता है जब हम किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए जाते हैं। तो सीधी बात आप इतनी समझिए कि मच को जब एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो 98% केसेस में वो आपको वर्ब या एडवर्ब को मॉडिफाई करता हुआ मिलेगा। अगर वो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आ रहा है तो ये अच्छा यूसेज नहीं है। इसकी जगह ग्रामरियन ये कहते हैं कि आप टू मच की जगह आप लगाइए मच टू। आपने बस इस फ्रेज को, एडवर्ब फ्रेज को पलट दिया, मीनिंग इसका भी वही है, मोर देन नेसेसरी और डिजायरेबल। ठीक है, वही सेम मीनिंग है जो टू मच का था, लेकिन वो ये कहते हैं कि मच टू को आप यूज कीजिए। अब टू एक एडवर्ब है जो एम्फेसाइज करने के लिए आ गया उस एडजेक्टिव को, टोकेटिव को, या और कोई भी एडजेक्टिव होता था, और इस मच एडवर्ब ने
इसकी डिग्री को इंप्रूव करने के लिए खुद एक एडवर्ब डिग्री हो गया। तो टू मच की जगह क्या लगाते हो, मच टू लगाते हैं। तो यहां से कंक्लूजन एक निकल के आता है कि टू मच एडवर्ब तो हो सकता है, लेकिन किसी वर्ब के लिए, एडवर्ब के लिए। अगर आपको किसी एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब चाहिए तो आप टू मच नहीं मच टू लगाएं। इस तरह से आपके सामने दो फ्रेजेस आ जाती हैं, एक हो गई टू मच, एक हो गया मच टू। टू मच को आप नाउन से पहले लगाते हैं तो अब इसको क्या कहेंगे, डिटर्मिनर मानेंगे। टू मच को अगर आप एडवर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। अगर मच टू का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो उसके बाद कोई एडजेक्टिव लिखा होना चाहिए। चूंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए मच टू फ्रेज को लगाया गया है तो मच टू सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब फ्रेज ही हो सकती है, ये डिटर्मिनर वाले फंक्शन में नहीं आ सकती। इतनी बेसिक बातें यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या था सेंटेंस आपका, ही रिसीव्ड फॉर हिज लेटेस्ट इन्वेंशन। मैनी प्रेजेस की जगह ये तो होना ही नहीं था क्योंकि प्रेजेस लिखा हुआ था जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर टू मच प्रेज लिख दिया जाता तो आप क्या करते, तो भी ये गलत ही होता। सिंटैक्टिकली तो ये सही है, प्रेज क्या लिखा हुआ है, प्रेज एक नाउन लिखा हुआ है, टू मच भाई प्रेज अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है। टू मच को आप डिटर्मिनर कंसीडर कर लो, मच डिटर्मिनर हो गया, टू एडवर्ब इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो सिंटैक्टिकली तो ये सही हो गया। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इतना प्रेज जो डिजायरेबल नहीं था, यानी कि मोर देन डिजायरेबल प्रेज या मोर देन नेसेसरी प्रेज। तो क्या इस कंटेक्स्ट में जिस मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंस लिखा गया है, हम ये कहना चाह रहे थे ही रिसीव्ड मोर देन प्रेज, मोर देन डिजायरेबल प्रेज फॉर हिज लेटेस्ट इन्वेंशन। भाई इन्वेंशन के लिए जो प्रेज मिलना चाहिए वो तो कितना, जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। क्या हम इस मीनिंग को कन्वे करना चाह रहे थे कि वो जितना प्रेज उसको मिलना चाहिए था, जितना नेसेसरी था, जितना डिजायरेबल था, उससे ज़्यादा उसको मिल गया? इस कंटेक्स्ट में इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंस नहीं लिखा गया है। ऑब्जेक्टिवली अगर हम सेंटेंस को देखें तो एक पॉजिटिव मीनिंग के साथ लिखा गया है और ये मीनिंग को थोड़ा सा नेगेटिव ले जाता है, डिसअप्रूवल की तरफ ले जाता है कि जितना प्रेज मिला उतना डिजायरेबल नहीं था, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा मीनिंग से अलग हटकर मानूंगा, इसलिए मैं इसको नहीं चुनूंगा, इसी को चुनूंगा, मच प्रेज को। ये हो गया आपको 47 सेंटेंस। 48 पर बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, दे टोल्ड मी डैट दे हैड बिल्ड अ न्यू हाउस। दे हो गया सब्जेक्ट, प्रोनाउन है, टोल्ड हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, एक्चुअली में डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। पहला ऑब्जेक्ट डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। पहला ऑब्जेक्ट हो गया ये और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया ये पूरी की क्लोज, ठीक है। किसे बताया और क्या बताया, ये इसका दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर 2, जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह देते हैं और इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है पूरी की पूरी एक क्लोज है, तो नाउन क्लोज हम इसको कहेंगे क्योंकि नाउन के ही फंक्शन में ये है, नाउन इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। डैट कंजंक्शन दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए लगा दिया जाता है, लगा है, सही है। दे फिर से एक प्रोनाउन हो गया जो इस क्लोज का अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। प्लूरल है तो ठीक है, यहाँ तो पास्ट की बात चल रही है, तो हैड बुल्ड तो होना नहीं है। देखिए बुल्ड क्या है, बुल्ड बेस फॉर्म है, और जब भी आप हैज हैव हैड को वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव हैड को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हो, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हो, उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बुल्ड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर बुल्ट होना चाहिए था। बुल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म हो जाती है बुल्ट, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाती है, बुल्ट। तो यहां पर क्या होना चाहिए था, बुल्ट होना चाहिए था, क्योंकि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात सिंपल थी। तो ये तो वैसे गलत हो गए, ये भी गलत हो गया, ये ठीक हो गया, ठीक है। सवाल आपका एक ये आ सकता है, कुछ बच्चों का सवाल कि सर अगर कहीं पर किसी सिचुएशन में एक और ऑप्शन होता, लिखा होता हैव बुल्ट लिखा होता या हैज, ठीक है, लिखा तो है, लिखा है हैव बुल्ट लिखा है, ठीक है। हैव बुल्ट क्यों गलत हो गया, हैड बुल्ट क्यों सही हो गया? वो इसलिए क्योंकि हम हैव नहीं ले सकते, हमें यहां पर पास्ट परफेक्ट ही लिखना पड़ेगा।
पास्ट परफेक्ट इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा मेन क्लोज का जो मेन वर्ब का टेंस है वो पास्ट है, और ये ले गया है उस सबऑर्डिनेट क्लोज की वर्ब को भी पास्ट के कंटेक्स्ट में। वो कैसे? देखिए, ये जो आपकी टाइमलाइन है और ये वो पॉइंट है जब आपने रिपोर्ट किया सेंटेंस को, यानी कि इस टाइम पर रिपोर्ट किया, और रिपोर्ट किया इस टाइम पर, तो बस यही प्रेजेंट का टाइम है। ठीक है, प्रेजेंट का टाइम है। और अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट लगा रहे हैं, हैव बुल्ट लगा रहे हैं, तो इस प्रेजेंट के पॉइंट पर कंप्लीशन हुआ है। और बताया कब है उसने? पास्ट के किसी पॉइंट पर। भाई टोल्ड वाली एक्टिविटी तो पास्ट के किसी पॉइंट पर हुई होगी, तो कंप्लीशन यहां हुआ है और बताया उसने ये है। फिर तो ये पॉइंट इस पॉइंट के हिसाब से फ्यूचर हो गया, तो वहां पर फ्यूचर दिखाना चाहिए था कोई मॉडल वगैरह लिखकर। एक्चुअली में जब बताया गया है उस पॉइंट पर कंप्लीशन हुआ है या उससे पहले कंप्लीशन हुआ है, तभी तो वो बता पा रहा है यहां पर। भाई यहां पर उसने टोल्ड वाली एक्टिविटी की, और क्या बताया उसने? एक न्यू हाउस के बुल्ड वाली एक्टिविटी के कंप्लीशन को, कि ये वाला एक्शन कंप्लीट हो गया, मकान बनने वाला। तो बताने से पहले तो कंप्लीट हुआ होगा, तो या तो इसी पॉइंट पर कंप्लीशन मानोगे, या फिर इससे पहले भी किसी पॉइंट पर कंप्लीशन हुआ होगा, तो उस क्रोनोलॉजी को, सीक्वेंस को दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट लगाओगे ना। अगर इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हो तो इससे पहले का एक्शन तो पास्ट परफेक्ट हो गया क्रोनोलॉजी के टाइम की सीक्वेंस के हिसाब से। तो हैड बुल्ट प्रीफर करेंगे, हैव बुल्ट नहीं आएगा, वो मीनिंगलेस हो जाता। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए रूल बना दिए जाते हैं। रूल नंबर 38 लिखो, रूल नंबर 38 कि मेन क्लोज अगर पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज को भी पास्ट में रखा जाता है। लिख लो रूल नंबर 38। क्या कोई बड़ी बात है कि इतनी बात समझने में? ज़बरदस्ती रूल रेगुलेशन बना के रट्टा मारा हुआ है चीज़ों का, दिमाग को सोचने समझने की ताकत को ख़त्म किया हुआ है। 49वां सेंटेंस देखिए, दे वर एस्टोनिश्ड थ्रू हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। फटाफट मैं एक बार सिंटेक्स को देखता हुआ जाऊंगा। दे हो गया प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट हो रहा है हमारा, वर हो गई यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, और एस्टोनिश्ड हो गई हमारा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। ठीक है, दे वर एस्टोनिश्ड। अब देखिए, ये जो थ्रो प्रीपोजिशन है ना, ये नहीं लगाई जाती है एस्टोनिश के साथ। और क्यों इसलिए नहीं लगाई जाती? थ्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है कि कोई प्लेस है, उस प्लेस के इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक, इस मीनिंग को थ्रो कन्वे करता है जब हम 3D मीडियम की बात करते हैं। या फिर टाइम के स्टार्ट से, बिगिनिंग ऑफ द टाइम टू द एंड ऑफ द टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, इस चीज को रिफर करता है थ्रो। थ्रो जो है, थ्रो का मीनिंग अलग है, यानी कि थ्रो प्रीपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी प्लेस के या टाइम के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक के उस ट्रैवल को या उस मूवमेंट को रिफर करना हो। ऐसा तो कोई यहाँ पर मूवमेंट किया नहीं जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि उसका फेलियर इतना लंबा था या इसका कुछ था कि वो यहाँ से यहाँ तक ऐसा उसने कुछ किया। तो थ्रो यहाँ पर मीनिंगफुल नहीं है। एट यहाँ पर यूज किया जाता है, फ्रॉम भी यूज नहीं किया जाता, क्योंकि फ्रॉम हम ओरिजिन पॉइंट के लिए लगाते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। ओरिजिन पॉइंट के लिए या सोर्स के लिए लगाते हैं। अब ये जो ओरिजिन पॉइंट है या सोर्स है, स्पेस में भी हो सकता है, टाइम में भी हो सकता है, ठीक है, और कोई स्टेट भी हो सकती है, कोई अवस्था को भी हम ओरिजिन पॉइंट मान सकते हैं। विद नहीं लगाते, क्योंकि विद का जो मीनिंग आता है वो हैविंग का आता है। ऐसा नहीं कि वो एस्टोनिश था और उसने ये हैव किया हुआ था, ठीक है, ये उसके पोजीशन में हिज फेलियर था, ये मीनिंग भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन यूज हो जाती है। अब देखिए, एस्टोनिश्ड एट यहाँ पर आना चाहिए था, एस्टोनिश्ड एट। और भी कुछ वर्ड है जिनके साथ जो इसी मीनिंग में है, और भी कुछ एडजेक्टिव आपको बताने वाला हूँ, शायद मैं पहले बता भी चुका हूँ, जिनके साथ हम एट यूज कर लेते हैं। एस्टोनिश्ड हो गया एक तो वर्ड आपका, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, ठीक है, अम्यूज्ड, अमेज्ड, ठीक है, बीविल्डर्ड। बीविल्डर्ड का मतलब कंफ्यूज्ड, ठीक है, कंफ्यूज्ड भी लिख देता हूं, चलो ये लिखा मैंने ऐसे। अब इनके साथ एट लगाएंगे अगर हमारे पास कोई सिचुएशन है, कोई इवेंट है, कोई थिंग है तो। अब इनके साथ बाई प्रीपोजिशन भी आ जाएगा अगर इनके बाई प्रीपोजिशन के बाद कोई पर्सन लिखा है, समवन, और वो पर्सन कोई डूअर है, यानी कि ये जो चीज़ें की गई हैं, देखिए सारी की सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी।
तो बाई लगाकर हम ये भी बता सकते हैं कि ये एक्टिविटी इनके द्वारा की गई, यानी कि उस संबंध को, उस पर्सन को हमने डूअर कंसीडर कर दिया। तो बाई प्रीपोजिशन, कोई यहाँ पर कोई इवेंट लिखा हुआ है, कोई सिचुएशन लिखी हुई है, कोई थिंग लिखी हुई है, तो एट प्रीपोजिशन। इतनी बात आप ध्यान रखें। तो ये हो गया आपका 49 सेंटेंस। चल लेते हैं 50 पर। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके, द इंक्रीजिंग सेल ऑफ लग्जरीज इज एन इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज प्रोस्पेरिटी। क्या मतलब होता है इंडेक्स का? इंडेक्स का एक मतलब तो हो जाता है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स विद पेज नंबर्स। भाई आप जब बुक खोलते हो तो शुरू में क्या दिया रहता है? इंडेक्स दिया रहता है कि ये चीज यहां पर डिस्कस की गई है। वो क्या रहती है? जो भी आइटम्स डिस्कस किए गए हैं उस बुक में, मैगजीन में, उनकी लिस्ट रहती है और वो पेज नंबर के साथ। एक मीनिंग तो इसका यही हो जाता है। ठीक है, एक मीनिंग इंडेक्स का ये हो जाता है कि वो नंबर, अ नंबर, ठीक है, नंबर एज एन इंडिकेशन, इंडिकेटर लिख देता हूं, इंडिकेटर, एक नंबर जो इंडिकेट करता हो किसी चीज को। जैसे मैं लिख सकता हूं यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, यहां पर लिख सकता हूं वेज इंडेक्स, ठीक है, यहां पर लिख सकता हूं होलसेल प्राइस इंडेक्स। इतनी चीज़ें आपको पढ़ने में आती होगी अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह देखते हैं। तो ये तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वेज इंडेक्स है, या होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये क्या है? ये एक नंबर होते हैं और ये नंबर क्या दिखाता है? कुछ इंडिकेट करता है, कोई प्रोग्रेस को, किसी की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कितना इंप्रूव हुआ, कितना नीचे गया। ठीक है, तो इंडेक्स का मतलब ये भी हो जाता है। इंडेक्स का मतलब अ नंबर, यहां पर लिख देता हूं, अ नंबर या कोई सिस्टम, कोई और सिस्टम भी हो सकता है, या चलो समथिंग ही लिख देता हूं। ठीक है, कुछ ऐसा कोई सिस्टम या कोई नंबर जो कुछ इंडिकेट करता हो। तो यहां पर ये जो इंडेक्स है इस दूसरे मीनिंग में यूज किया गया है। द इंक्रीजिंग सेल ऑफ लग्जरीज इज एन इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज, यानी कि लग्जरीज की जो सेल हुई है वो एक सिस्टम है, या जो भी वो है वो इंडिकेट कर रहा है कंट्री की प्रोस्पेरिटी को। प्रोस्पेरिटी मतलब प्रोग्रेस, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस। तो ये तो नो इंप्रूवमेंट हो गया। बाकी के ऑप्शन भी चलो चेक कर लेते हैं। अपेंडिक्स का मतलब क्या है? अपेंडिक्स का मतलब होता है एक एडिशनल सेपरेट पार्ट इन द एंड ऑफ द बुक। कोई बुक है या कोई मैगजीन है, उसमें एक एडिशनल सेपरेट पार्ट दिया जाता है जिसमें एक एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। साइटेशन लिखे होते हैं कि इस चीज़ को यहाँ से लिया गया है, इस कॉन्सेप्ट को, इस ओपिनियन को यहाँ से लिया गया है, या इसके बारे में अगर और डिटेल में जानना है तो आप इस बुक को पढ़ें। ठीक है, ये एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो किसी बुक या मैगजीन के साइड में लगी रहती है उसको अपेंडिक्स कह दिया जाता है। अपेंडिक्स का एक और मतलब होता है, अपेंडिक्स के लिए देखिए मैंने एक फोटो, एक इमेज भी लगवाई है आपके लिए। ये जो एक बॉडी पार्ट है जिसके अंगों को दिखाया गया है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें एक एडिशनल सेपरेट पार्ट लगा होता है, एक एडिशनल सेपरेट पार्ट उसमें लगा होता है। जैसे यहाँ पर ये लगा हुआ है, इस एडिशनल पार्ट को जो लार्ज इंटेस्टाइन से लगा रहता है उसको अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, तो वही है एक एडिशनल सेपरेट पार्ट जिसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता, बस वो इसमें हमारी बड़ी में लार्ज इंटेस्टाइन में लगा रहता है, वैसे ही हमारी किताब में भी लगा रहता है। ऐसे ध्यान रख लो बस। इतनी बात हो गई। बाकी क्या था? पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब क्या है? जो पॉइंट कर रहा हो किसी की तरफ, पॉइंट कर रहा हो जो किसी की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के इंडिकेशन बना दिए जाते हैं। ये एक बोर्ड ऐसे लगा दिया जाता है और ये ऐसे करके एरो लगा दिया जाता है। ये क्या होता है? ये पॉइंटर होता है, ये पॉइंट कर रहा होता है किसी चीज़ की तरफ। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप कुछ किताबें पढ़ते हो तो वहाँ पर भी पॉइंटर लगा रहता है, एरो लगा रहता है इस टाइप से। या कोई एक वो ऐसे हथेली बना देते हैं, ऐसे एक हथेली बना दी। अरे यार कैसी हथेली बनी है, ये उंगली और ये है ना, ऐसे हथेली बना देते हैं पॉइंट करने के लिए, तो उसको पॉइंटर कहा जाता है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये पॉइंटर है। पॉइंटर
चलो किसी सेंटेंस में किसी सिंटेक्स में पॉइंटर में लगा भी देता, लेकिन जब इंडेक्स एप्रोप्रिएट मीनिंग में लगा हुआ है तो ये एप्रोप्रिएट वर्जन है ना, ये बेस्ट इंप्रूव्ड है इन सारे ऑप्शन में, सबसे ज़्यादा तो सही यही है। ठीक है, पॉइंटर को मैं यूज़ कर भी लेता तो बहुत अच्छा यूज़ नहीं होता इंडेक्स के मुकाबले। मार्क, मार्क का मतलब तो कोई डैमेज का कोई निशान हो गया, यहाँ पर ये बोर्ड है, यहाँ पर इसके यहाँ पर कहीं पे कोई डैमेज हो जाए तो उस डैमेज को भी मार्क बोल देते हैं। किसी सिंबल को भी मार्क बोल देते हैं, कोई सिंबल होता है उसको भी मार्क बोल देते हैं। ठीक है, कोई लेटर भी मार्क हो सकता है। ठीक है, कहीं पे कोई लेटर लिखा हुआ है तो वो किसी चीज़ का मार्क हो सकता है। तो ये सारे ऑप्शन तो उतने सही नहीं है जितना ऑप्शन इंडेक्स सही है। नो इम्प्रूवमेंट इसका हो जाना चाहिए। ये आपके 50 सेंटेंस कंप्लीट हुए। हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। पूरी करंट पब्लिकेशन का हमें सॉल्यूशन देना है और टाइम कम है तो तेज़ी से सीखिए, तेज़ी से करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर किसी भी सेंटेंस से ग्रामर के या नॉन ग्रामर के किसी भी पार्ट से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।